ये कहानी है रायपुर गांव में रहने वाले राजू की। राजू बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीता है, लेकिन वो बहुत ही गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम सुधा था और उसका बेटे का नाम गोलू था। राजू था तो बहुत ही मेहनती, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता था। ऐसे ही एक दिन, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या मैं पिताजी को खाना खाने के लिए बुला लाऊं? हाँ जाओ बेटा, मैं उन्हें कब से बुला रही हूँ, लेकिन वो है कि मेरी कुछ सुनते ही नहीं है। बुलाकर जल्दी आ जाना, तुम भी रास्ते में रुक मत जाना। फिर गोलू राजू को बुलाने के लिए गया। पिताजी, अब जल्दी से खाना खाने आ जाओ ना। आप कब से काम ही कर रहे हो। मुझे बहुत भूख लग रही है और मम्मी भी आपका ना कब से इंतजार कर रही है। तुम चलो बेटा, मैं आ रहा हूँ ना। फिर राजू अपने बेटे गोलू के साथ अपनी पत्नी के पास चला गया और उसकी पत्नी ने सब के लिए खाना परोसा और वो सब खाना खाने लगे। इस बार भी यही प्रार्थना है कि ठीक से बारिश हो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। पिछले साल ठीक से बारिश न होने के कारण अपनी मेहनत बर्बाद हो गई थी। बस भगवान, इस बार ऐसा बिल्कुल ना हो। इस बार राजू ने सुधा के सारे गहने बेचकर खेत के लिए बीज और खाद खरीदे थे। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। कुछ महीनों बाद उसके खेत में फसल उग जाती है, लेकिन पकने से पहले ही बारिश न होने की वजह से उसकी फसल सूख जाती है। ये देखकर राजू बहुत दुखी होता है और अपने घर चला जाता है। आप फिक्र मत करो, आप एक बार फिर से कोशिश करो, क्या पता इस बार बारिश हो जाए और अपनी फसल अच्छी हो जाए। अरे पिछली बार तो तुम्हारे गहने बेचकर बीज और खाद ले आया था, लेकिन अब मैं कहाँ से लेकर आऊँ पैसे बीज और खाद खरीदने के लिए। आप गांव के मुखिया जी से पैसे उधार ले लो। अब अपने पास केवल एक ही चारा है, क्योंकि हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते। मैं मुखिया जी के पास नहीं जाऊंगा। वो बहुत ही लालची किस्म के आदमी है। अगर एक बार उससे पैसे ले लिए तो कभी ब्याज खत्म ही नहीं होगा। अपने पास इसके अलावा कोई और उपाय भी तो नहीं है। हाँ, लेकिन एक रास्ता है। अगर आप कहें तो मैं अपने भाई से कुछ रुपए उधार मांग सकती हूँ। फिर थोड़ी ही देर में रात हो जाती है, लेकिन राजू को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसों का इंतजाम कैसे करे। राजू को इस तरह सोचते सोचते ही सुबह हो जाती है। राजू बेचारा ना चाहते हुए भी अपने साले को फोन करता है। हेलो, हेलो, हेलो। आवाज नहीं जा रही है। हाँ जीजा जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, क्या आप और दीदी ठीक है ना? साले जी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी नए बीज और खाद लाने के लिए। अरे तो इसमें इतना हिचकिचाने वाली कौन सी बात है। मैं पैसे आपके अकाउंट पर भिजवा देता हूँ। आप निकाल कर खाद बीज ले आइएगा। जब आपको पैसे हो जाए फिर वापस कर दीजिएगा। अरे भाई, रिश्तेदार तो होते ही हैं एक दूसरे को इमरजेंसी में काम देने के लिए। और आपका और दीदी का तो मेरे ऊपर बहुत एहसान है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया साले साहब। इतना कहकर राजू फोन रख देता है। फिर सुधा भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है। फिर राजू बैंक जाकर पैसे निकाल लेता है और इस पैसे से खाद और बीज ले आता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर राजू अपने खेत में बीज बो देता है और थोड़ी बारिश भी हो जाती है, जिससे राजू की फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। देख रही हो सुधा, इस बार अपने खेत में कितनी अच्छी फसल हुई है। और इतनी अच्छी फसल होना ही एक किसान की जीत होती है, और ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। अगर तुम मुझे हौसला नहीं देती तो आज अपने खेत में इतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती। और तुमने भी अपने खेत में बहुत मेहनत की है। अब अपना भी जल्दी से अच्छे दिन आने वाले हैं। जी, ये तो बस भगवान की कृपा है कि इस बार अपनी फसल बहुत अच्छी हुई है। अब जल्दी से भाई का कर्ज भी चुका देंगे। ये सब बातें करके दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर उसी दिन रात को बारिश शुरू हो जाती है। पूरी रात बहुत तेज बारिश होती है। सुबह होने पर भी
बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ना जाने बारिश कब रुकेगी। पहले तो बारिश हो नहीं रही थी और अब हो रही है तो इतनी हो रही है कि कल रात से रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या पता मेरी फसल कैसी होगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, देखना जल्दी ही बारिश रुक जाएगी, फिर आप जाकर अपने खेत की फसल को देखना। सुधा ये बोलकर राजू को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी पता है कि अब तक उसकी फसल खराब हो चुकी होगी। फिर ऐसे ही 1 सप्ताह तक बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। 10 दिन बाद जब बारिश रुकती है तो राजू सुबह जल्दी ही अपने खेतों की ओर अपनी फसल को देखने के लिए निकल जाता है। राजू वहाँ जाकर अपनी फसल को बर्बाद देखकर रोने लगता है। हे भगवान, आप ये कैसा अन्याय कर रहे हो। पहले तो एक बूंद बारिश नहीं हो रही थी और अब हुई तो इतनी कि जिससे हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं अपना कर्जा कैसे चुकाऊंगा। अगर साले को समय से पैसा नहीं दिए तो वो मुझ पर दोबारा भरोसा नहीं करेगा। राजू वहाँ से रोता हुआ अपने घर आ रहा था कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे गांव के अस्पताल में ले जाया जाता है। जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए, आपका साथ होना भी मेरे लिए बहुत है, आप बस मेरा साथ मत छोड़ना। सुधा गांव के मुखिया के यहाँ जाकर उससे पैसों की भीख मांगती है। मुखिया जी, इस बारिश ने पूरे गांव की फसल को खराब कर दिया है। अरे लेकिन मैंने तुम्हें ब्याज पर पैसे दिए थे और उधारी तो ब्याज खाने के लिए ही दी जाती है ना। हाँ? मुखिया जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे देते, मैं आपका पैसा ब्याज समेत चुका देती हूँ। मैं तुम्हें पैसे तो उधार नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारा पति हॉस्पिटल में है और तुम्हारे पास आमदनी का कोई जरिया है नहीं। अगर तुम्हारा पति ठीक होता तो पैसे दे देता, लेकिन मेरे पास कुछ मटर के बोरे पड़े हैं, तुमने उन्हें अच्छे दाम में बेच दिया तो मैं तुम्हें उस कीमत का कुछ हिस्सा दे दूंगा। सुधा के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो इस बात के लिए मान जाती है। तो मुखिया अपने आदमियों के साथ मटर की बोरियां सुधा के यहाँ भेज देता है। लेकिन सुधा जैसे ही मटर को देखती है तो हैरान हो जाती है। ये सारे मटर तो सड़े हुए हैं, ये मटर कौन बाजार में खरीदेगा। अरे सुधा, तुम इतना भी नहीं समझती हो कि जब बारिश आने से पहले हमारी फसल बर्बाद हुई है तो मुखिया की फसल कैसे बच सकती है। मुखिया बहुत चालू आदमी है, उसके सारे मटर सड़ चुके हैं, इसलिए उसने ये सारे मटर तुम्हें दिए हैं ताकि वो अपने ऊपर और कर्जा चढ़ा सके। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे मटर को बाजार में बेचना ही पड़ेगा। तभी गोलू आ जाता है और इतने सारे मटर को देखकर कहता है, माँ, इतने सारे मटर से मटर के पराठे बनाओगी क्या? गोलू की ये बातें सुनकर सुधा बहुत खुश हो जाती है। गोलू, तुमने तो मेरी मुसीबत का हल मुझे दे दिया। मैं मटर को बाजार में ऐसे नहीं बेच सकती, लेकिन अब इनमें से अच्छे मटर निकालकर उनके मटर के पराठे बनाकर बाजार में बेच सकती हूँ। फिर अगले ही दिन सुधा बाजार में मटर के पराठे बनाकर बेचने लगती है। कुछ ही दिनों में उस गांव में सुधा के मटर के पराठे बहुत ही मशहूर हो जाते हैं। ये सब देखकर मुखिया को बहुत जलन होती है। अरे इस तरह से तो सुधा बहुत सारे मुनाफे कमा लेगी। मुझे क्या पता था कि सड़े हुए मटर को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकती है, वरना मैं इसे मटर कभी नहीं देता। मुखिया सुधा की इतनी बिक्री देखकर परेशान हो रहा था, तो वहीं सुधा के मन में भी अब लालच आने लगा था और अब सुधा खराब और सड़े हुए मटर से भी पराठे बनाकर बेचने लगी थी। सुधा, ये क्या कर रही हो तुम? ये मटर तो पूरी तरह सड़ चुके हैं। अगर तुम इससे पराठे बनाओगी तो सबको पता चल जाएगा। इस समय मुझे अपने परिवार के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हमें भाई का भी कर्ज चुकाना है, इसलिए हमें करना ही होगा। और मैंने इसमें गरम मसाले ज्यादा डाले हैं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लोगों को सिर्फ गरम मसाले की ही खुशबू आएगी।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुधा भाई और मुखिया का सारा कर्ज चुका देती है। कुछ दिनों में राजू भी बिल्कुल ठीक हो चुका था और उन्होंने अपने खेत में पानी की समस्या से बचने के लिए कुआं भी खुदवा लिया था और अब वो दोनों पति पत्नी अपने खेत में मटर की फसल उगाया करते थे। राजू मटर को बाजार में बेचा करता था और जैसे ही मटर खराब होने लगते तो सुधा उसी मटर के पराठे बनाकर बेच दिया करती थी। कुछ दिनों बाद मुखिया गांव के कुछ लोगों को बहला फुसलाकर राजू के यहाँ लेकर जाता है। गांव वालों, अब तुम सब सुधा की घर की तलाशी लो और देखो कि इस सड़े हुए मटर से पराठे बनाकर बेचती है। ये बात सुनकर सुधा घबरा जाती है। अरे अरे, आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं? ऐसे कैसे तलाशी न लें? तुम मटर के पराठे बेचकर इतनी तरक्की कर रही हो, जरा हम भी तो देखें कि तुम किस तरह के मटर का इस्तेमाल कर रही हो। तुमने देखते ही देखते अपने खेतों में कुआं खुदवा लिया, अपने बच्चे को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। फिर गांव का एक आदमी सुधा के घर की तलाशी लेता है तो उसे अच्छे मटर ही मिलते हैं। अरे मुखिया जी, आप बेकार में ही गांव की औरतों को परेशान कर रहे हो। सुधा बेचारी तो कितना ताजा और साफ मटर का इस्तेमाल कर रही है मटर के पराठे बनाने में। अरे हम गरीबों को परेशान करना ही तो इन अमीरों का शौक है। चलो भाई लोगों, ये मुखिया जी तो हमारा समय खराब कर रहे हैं। ये कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अरे मुझे पता था मुखिया जी कुछ न कुछ जरूर ऐसा करेंगे, इसलिए मैंने पहले ही सड़े हुए मटर छिपा दिए थे। देखो, अब हमारा बेटा शहर में पढ़ रहा है और तुम्हारे भाई का कर्जा भी हमने चुका दिया और अब हम दोनों अच्छे से कमा भी रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जब हालात सुधर चुके हैं तो अब मुझे भी अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। आज के बाद मैं हमेशा अच्छे मटर का ही इस्तेमाल करूंगी और खराब मटर का राज हमारे बीच ही रह जाएगा। उस दिन के बाद से ही सुधा खराब मटर से पराठे बनाना बंद कर देती है। हमने इस कहानी में देखा कि किसान होना इतना आसान नहीं है। किसान के सिर पर हमेशा मुसीबत मंडराती रहती है। बारिश कम होना भी किसान के लिए मुसीबत है और ज्यादा होना भी किसान की मुसीबत है। और इसी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमारे पास जो होता है वो भी हम गंवा देते हैं। अरे रुको जरा, दूसरों की कहानी देखने जाने से पहले इधर अपने कमेंट्स देके जाओ। अरे हम तो जा रहे हैं दूसरे घर में काम करने। हाँ, मुझे याद से लाइक कर दो और स्क्रीन पे जो 1 घंटा दिख रहा है ना, उसे जोर से बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। भोंक देंगे कट्टा का पार में, अरे आइए कभी हमरे बिहार में।